सोहबत को कौन न तरसे, हम किस्मत वाले हैं, जब जब हमने की गुजारिश आपने स्वीकारा है। आज की इस खुशनुमा शाम में मैं आप सभी साहित्य में अभिरुचि रखने वाले श्रोताओं का, मैं प्रियंका कुठारी, एहसास वुमेन ऑफ इंडिया और रेडिसन ब्लू होटल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं स्पेशल मेंशन देना चाहती हूँ हमारे एहसास वुमेन ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली, मिस अर्चना डालमिया को। शी इज़ कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। एंड एहसास मैन ऑफ इंडिया, the only, he's okay with being called, yeah, sure, who's come all the way from Raipur to give us all the support he can. कलम, हमारी अपनी भाषा अपने लोग, that's our tagline. देश में हिंदी साहित्य प्रेम को जगाने की ये प्रभा खेतान फाउंडेशन कैलकाटा की एक पहल है, जो रायपुर में 2015 में शुरू हुई और इन्हीं थोड़े से ही सालों में ही आज लंदन और नागपुर सहित 27 शहरों में है। और अब मैं गर्व, आदर और बहुत खुशी से हमारी ऑथर मिसेस नीलिमा डालमिया आधार का ये कहकर स्वागत करना चाहती हूँ, हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, आप आए तो ये शहर अच्छा लगा। नीलिमा जी हमारी एहसास वुमेन ऑफ इंडिया के ताज का कोहिनूर हैं। वैसे तो इनका नाम ही इनकी पहचान है। इनके पिता क्रांतिकारी उद्योगपति मिस्टर आर के डालमिया थे और माता श्री साहित्य का हस्ताक्षर दिनेश नंदिनी डालमिया थी, जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण भी मिला। नीलिमा जी की लेखनी ऐसी है जैसे एक सच्चे लेखक की होनी चाहिए। कबीर की संतति हैं वो, बेबाक, स्पष्टवादी और साहसपूर्ण। आपकी पहली पुस्तक फादर डियरेस्ट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर के डालमिया 2003 की बेस्ट सेलर थी। पर इसके साथ ही सत्य से आनाकानी करने वाले संसार ने इन्हें दुस्साहसी पारिवारिक इतिहासकार का नाम दे दिया। 2007 की मर्चेंट्स ऑफ डेथ ने इन्हें इस जॉनर में पारंगत घोषित कर दिया। फिर 8 साल के शोध और मशक्क़त के बाद लिखी द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा, जिसका हिंदी रूपांतर है कस्तूरबा की रहस्यमय डायरी, 2016 में रिलीज़ हुई, जो इनकी साहसिकता का प्रमाण बन गई। पर ये तो सारा विकिपीडिया और गूगल में आपको मिल जाएगा। मैं उनकी ये पहलू बताती हूँ जो एज ए एहसास वुमेन हम जानते हैं। टॉम बॉय, बचपन से ही रिबेलियस, हाजिर जवाबी, हास्य, इनको इससे वे अपने जीवन की सारी कठिनाइयों से उभरी हैं। है तो ये 3 बच्चों की दादी माँ, बट विचार से आधुनिक, अनूठे अलौकिक अनुभव में इनकी अभिरुचि है। कंट्रोवर्सी और इनका चोली दामन का साथ है। पर हर दुष्टम तजुर्बे ने इनको निखारा है। तो प्लीज़ आप निखरती रहें, हमें भी निखारती रहें। पुरानी सीवन की बखिया उधेड़ नए जामे पहनाती रहें। आज इनसे परिचर्चा करेंगी हमारी एहसास वुमेन ऑफ नागपुर परवीन तुली। बट इससे पहले कि हम कुछ भी शुरू करें, प्लीज़ आप अपने मोबाइल साइलेंट मोड में रख लीजिए, ताकि आप ये 50 मिनट्स का पूरा लुत्फ़ उठा सकें। थैंक यू प्रियंका। बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज नीलिमा के साथ बैठ के कुछ गपशप 2-4 बातें कर सकूं और इनके बारे में ऐसी बातें आपसे कह सकूं या बता सकूं या पूछ सकूं जो विकिपीडिया शायद आपको ना दे पाए। पहले हम ये देखेंगे कि आपकी जर्नी एज अ राइटर कहाँ से शुरू हुई। और जैसे ही सारी दुनिया आपको शुरुआत से अगर पहचानती है, वो है आर के डालमिया की डॉटर नीलिमा। पर आजकल मुझे ऐसा लगता है सब बोलते हैं कि नीलिमा के पिताजी है आर के डालमिया, बिकॉज
आपने उन्हें एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है। आपने अपनी बुक में, जो आपकी फादर डियरेस्ट बुक है, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स कवर नहीं शायद कर सके। आपको सारी दुनिया ने बड़े सारे टैग्स दिए। वन इज़ फियरलेस, डेयर डेविल, और ऐसे ऐसे टैग जो कि आप किसी से नहीं डरती और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है बोल देती है। यहाँ तक कि आपकी जो दूसरी किताब आई थी उसमें आपको आपकी कम्युनिटी ने काफ़ी बोला कि ये तो इनसाइडर स्टोरीज़ है अराउंड मारवाड़ीज़, ये बाहर कैसे आ गई, तो क्यों लिखी गई। तो ये जर्नी हम पूरी एक एक किताब के थ्रू सभी के सामने बिल्कुल आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी फैमिली से। R.K. डालमिया, जैसे प्रियंका ने बताया, वॉज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, नाम टाइम्स ग्रुप के फाउंडर और बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के। आप लोगों को ये जान के और भी अचंभा होगा कि R.K. डालमिया की 6 वाइफ्स थी और 18 बच्चे। और मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे आप बोलते हैं आई प्राउडली टॉक अबाउट इट। So would you like to start with your dad? Before I answer your question, Priyanka, thank you all of you for coming here this evening to hear me and sparing your time. मेरा नागपुर के साथ में पहला विज़िट है नागपुर में, लेकिन बहुत गहरा संबंध है। My mother and my nana, their childhood, my mother's childhood was in Nagpur. My nana was the head of the Department of English Literature in Morris College, मुझे मालूम नहीं कहाँ है वो। And they were very, what should I say, academic family, very into intellectualism and literature. और मेरी mother was a very distinguished Hindi writer. उनको पद्म भूषण मिला 2006 में. That was the same year, unfortunately, that she died. And she has more than 40 books published on her name. So आज I think it will be only fair कि हम दिनेश नंदिनी को इस वक्त ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करें। ऑफ कोर्स माय फादर इज़ एन इलस्ट्रियस आइकॉनिक फिगर जिसको हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते, बट आई एम इक्वली प्राउड ऑफ बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ बोथ दोज आइकॉनिक पेरेंट्स. इट्स नॉट जस्ट माय फादर, ऑफ कोर्स, who I emulated, and I think I imbibed all his bad qualities. And I don't know, I think if I was born in that era and the Hindu Marriage Act hadn't changed, and if I was born his son, I would have also had maybe 6 wives and I don't know how many children. So I think वो भगवान ने एक ब्रेक लगा दी, जो लॉ बदल दिया और मुझे लड़की बना दिया. Anyway, the jokes apart, so Nagpur has this very special place in my heart. I have never been here before and I was really looking forward to it. और जब आप लोगों से सब मैं कलकत्ता और जयपुर में मिली और सब बात हुई तो मैंने कहा नहीं, I have to go to Nagpur. And yes, I'm very happy to be here and I'll be very happy to answer all the questions that you ask me. So coming to my father, yes, I'm the 4th child of his 6th wife. We are 18 altogether. 2 have died, so we are now 16. And I think मैं एक बड़ी peculiar सी एक position में अपने आप को मैंने हमेशा पाया. वो इसलिए कि I don't know anybody else who had 6 mothers and 18 children and who's not an Arab. तो उस तरीके से मैंने उस चीज़ को कभी भी अपने आप को उसमें छोटा नहीं महसूस होने दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में दिल्ली में कॉन्वेंट में पढ़ते हुए children can be very cruel to each other. So I think that I turned the story on its head, and I always treated myself with pride for having such a distinguished and odd background. And thank you, and that's the beauty. Like मैंने आपकी personality देखी है, which is like you actually own everything that you have with so much pride, as if now I've seen your interviews और उसमें आपको पूछा गया ऐसे controversies के, but you said yes, I own it, so what? And that is the beauty of Nilima Dalmia. So Nilima, what inspired you to write, and what inspired you to write about your dad, which is R.K. Dalmia? आपने
चुना कैसे, पहले तो लेखिका बनने का शुरुआत कैसे हुई, और शुरुआत भी की तो घर से? I don't have any like structured explanation for this. I don't know how I became a writer. और शायद मेरे खून में था और मेरे जीन्स में था कि my writing ability is completely credited to my mother. और वो कहती रहती थी कि तुम लिखो, and you know I was too wired and too fidgety and too involved in my own life and my friends and boyfriends and getting married and then getting into my children and then took a teaching career for a while. So there was just too much happening in my head. तो वो writing के लिए जो एक discipline चाहिए वो मुझ में नहीं था. लेकिन अब when I look back मैं ये सोचती हूँ कि ये जो subjects जो मैंने लिखे, एक मेरे father, एक वो जो Merchants of Death, that's also a subject which is an extension of my own family, and then कस्तूरबा गांधी. तो मुझे ये लगता है कि मैंने I didn't choose to be a writer. The subjects chose me to write about them. And मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि अगर तुमने जैसे अपने फ़ादर के बारे में लिखा है, क्योंकि मैंने जो अपनी किताब अपने फ़ादर की जीवनी जो लिखी है वो बहुत सी कुछ लोगों को मालूम थी. मतलब उनकी जो एक फाइनेंशियल उनकी लाइफ, उनका एक वो उतार और चढ़ाव जो फ्रॉम अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी, वो तो हर एक जानता है. लेकिन उनकी जो एक पर्सनल लाइफ थी जो मुझे, जिसमें हमेशा एक तरह का इंट्रीग और एक मिस्ट्री लगती थी, जो कि आई डोंट थिंक आई वाज एबल टू आस्क हिम दैट, बट आई ऑफन आस्क्ड माय मदर कि व्हाट वाज इट that drove him to marry so many women? Was it just the lust or the sex, or was it a search for something else? And so what was it? So this was the R.K. Dalmia that I wanted to destruct. Okay. And this was not destruct, I'm using the wrong word, deconstruct. I wanted to get into, मतलब उनके वो आत्मा में जाके, और मैं ये जानना चाहती थी कि what made him the man that he was. So you are masters in psychology, which is how did इसने कैसे आपका ऐड किया, because आप human behaviors को काफ़ी study करती है. And I would like to quote your own words कि जैसे आपने अपने father के बारे में लिखा है, और आपने बहुत ही directly अपने father के लिए बोला है कि he was a bipolar personality. एक तरफ से वो he was एकदम उदार, he used to achieve greatness, ट्रेंड सेटर रह चुके हैं, और दूसरी तरफ से आप पैरेलली ये भी लिखते हैं कि ही वॉज़ वेरी क्रूअल. और अपने फादर के बारे में आपने लिखा है कि ही वॉज यूज टू लिव इन अ कैप्सूल एंड इमोशनली भी प्रिमिटिव थे. सो एज अ डॉटर ये चीज़ें अपने फादर की कैच करना और एज अ राइटर उसको एक्सप्रेस करना, हाउ डिफ़िकल्ट वॉज इट, और वॉज इट ईजी? No, it wasn't difficult at all, because I had decided that I am going to, जैसे daughter के soul में से step out करके biographer का soul, और take the voice of a biographer and write impartially about my father. To me, a lot of people feel it may have been difficult, but it wasn't difficult for me, because I lived just very tiny little part of my father's life with me. He was 57 when I was born. And he died when I was 23. So in that also we had him like he was rationed to us. जब मेरी मदर के साथ में उनका एक conflict और एक it was like he stopped associating with my mother when we were very young. So एक बड़ा cruel type of relationship उनका था. So to witness that as a child, to witness your mother going through all that torment and all that anguish of not being supported by her husband, or being in a way discarded, rejected by her husband with 7 young growing children. So it was a very trying childhood that we had. But I don't know if I would have been the writer that I am today if I had lived the life of luxury with a very indulgent father and an equally indulgent mother. I think it was my childhood torment and struggle that made me the writer that I am. So to be able to step out of the role of a daughter and become a biographer, I think in the eyes of बहुत से लोगों में मैंने cardinal sin किया. और मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि तुम डॉटर भी हो और लड़की भी हो और इंडियन भी हो, और तुमने अपने फादर के बारे में ये सब लिखा कैसे?
तो मुझे लिखने में कोई कष्ट नहीं हुआ. और मुझे ये भी पूछा किसी ने कि if you're one of your children write a book about yourself someday, how would you like it? तो I actually questioned myself how would I like it. तो एक तो पहली बात, मेरी लाइफ इतनी कोई कलरफुल है ही नहीं कि मेरे बच्चे ऐसा कुछ लिखें जिसमें कोई स्कैंडल हो और मुझे शर्म आए. और जो भी छोटी मोटी मेरी स्कैंडल्स लाइफ में हुई हैं वो सबको मालूम है, तो मुझे कोई उसमें तकलीफ़ नहीं होगी अगर लिखा जाए उसके बारे में. So, आपने अपनी बुक में काफ़ी पॉलिटिकल चर्चा भी करी है, मतलब आर के डालमिया के अराउंड. गांधी परिवार के साथ आपका बहुत ही अच्छा, आपके फादर के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे. जिन्हा जी आपके फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जवाहरलाल नेहरू. और अभी जैसे हम लोग बैठे थे तो somebody actually asked me a question कि अच्छा जिन्ना जी ने अपना घर भी उन्हें गिफ्ट करके चले गए थे. गिफ्ट नहीं. ओके. जिन्ना was an absolute businessman. बेचा उन्होंने मेरे फादर को. So it was actually make no mistake, खरीदा उन्होंने वो. So कैसे, मतलब after coming from a political background and writing this controversial things out in the open, how did everybody accepted your book, which is R.K. Dalmia's life? देखिए, बुक बहुत बिकी और सबने पढ़ी और दूर दूर तक ऑल ओवर द वर्ल्ड. उस वक्त तो इंटरनेट इतना वो नहीं था, देयर वाज नो सोशल मीडिया. द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2002, बट आई कनेक्टेड टू so many people all over the world because of my book. Some school friends, some people who knew my parents, some people who knew my step brothers and sisters, and बहुत से लोगों से मेरा उसके बुक लिखने के बाद में कनेक्शन हुआ. Within the family there was a lot of resentment कि लिखा कैसे, because तीन पहलू होते हैं हर एक कहानी के. well, you know, the truth, your truth, my truth, and the actual truth. So this was my truth. This is how and I, उसका जवाब मेरा ये है कि हम लोग 18 हैं and there were 6 wives, so there are 18 plus 6 stories to tell. I wrote my story and everybody is welcome to write their story, and if it contradicts mine, I'm willing to accept the change. That's the daredevil that we were talking about. We are glad to have that. हम आगे चलेंगे और दूसरी बुक की तरफ चलना चाहूँगी, which is about a community that you've written, Marwari community, which is your second book. So almost with a gap of 5-6 years, you wrote your second book. Suddenly from a biography, jumped into a community, so which was like a bigger opening of secrets and inside stories and stuff like that. क्या सोच के आपने अपना second topic choose किया, which is Merchants of Death? It's a very interesting book. मैं थोड़ा सा brief देना चाहूँगी. It's an interesting book which is on, it's a fictional story around Merchants of Death is all about मौत के सौदागर. It's a story of Marwari families that she has fictionally presented. So, and what made you write that? क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ में मैंने सुना था कि आपने काफ़ी कुछ डेटा अपने पास आपका कलेक्ट करके रखा था फादर की जब आप रिसर्च कर रहे थे. So, what is the story of Merchants of Death? Merchants of Death was a spillover of the research that I did when I was writing my father's biography. तो बहुत सा मेरे पास में सामान उस वक्त मारवाड़ी सोसाइटी को लेके I was able to accumulate in my data. And I would have written a sequel to the book. But I was just advised that, you know, a lot of people may be living and it's not, I can write about myself, but that will be a breach of privacy and it can get into other legal issues. So I kind of turned it into a work of fiction. And wo story hai, it's about 4 generations of a Marwari family. Sometimes, you know, Priyanka, because I am a psychologist and I often introspect about what I write, what I see, what I think, what makes me who I am. Often I do that. And that introspection came to me, like often thinking about the second book. So I feel that that was my kind of vendetta on Marwari society. And I say that as an insider of Marwari society because I'm born to a Marwari father and therefore I'm a Marwari. Unfortunately, I don't speak the language, which I regret, and I often feel that I should now pick up and that. But I feel very much inside, my soul
feels that I'm a Marwari. And my mother was kind of outcast by the Marwaris. She was my father's sixth wife, and by the time she got married, I think his mother and his family was so fed up of him that कि एक और every year there's a new woman in his life, and so they did not accept her. So my family was the outcast family, and therefore, she and therefore all of us. And she always had this angst because she had this thirst to belong to them, and she was never allowed to. And later on, when things became bad with my father, then she was even sort of rejected by him. So there was always that angst against Marwaris, and she voiced it very often. तो वो डीप डाउन कहीं मेरे अंदर वो घुस गया होगा. So एक मिसेस मोदी हैं, दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने जब पहली बार किताब पढ़ी ये मर्चेंट्स ऑफ डेथ, तो बोली मुझसे कि हाँ ये तो सब मारवाड़ियों को मालूम ही है इस सब बात में, पर तुम्हें लिखने की क्या ज़रूरत थी. तो आई टोल्ड हर, आई सेड राइटिंग इज़ माई पैशन, आई वाज कॉल्ड अपॉन टू राइट इट. और मैंने कहा आप इन चीज़ों से, व्हाई डू यू फील शाय टू फेस योर ओन frailties and your own faults? Because the day you face your faults, you have overcome them. And मारवाड़ियों के बारे में हर एक को मालूम है ये, all their promiscuity, their dual lives, their outward piousness. So what have I done? I said मैंने तो अपने आप को ही उघाड़ा है इसमें, आप अकेली थोड़ी हैं ये, तो हम सब ये हैं. और अगर मैंने लिखा तो गलत क्या लिखा है? आप बताइए कि इसमें इसको अलमारी में छुपा के क्यों कंकाल की तरह हम रखे हैं, इसको निकालिए इसको बाहर. So despite all the failings of Marwari society, if I were to be born again, I would choose only to be a Marwari. Wow. So critics तो बहुत मिलते हैं. So did any Marwari ladies or somebody came to you and said, "Thank God you've written this book"? Yes, many. The younger girls, girls who are oppressed by their in-laws, young brides, Calcutta society. When I spoke in Calcutta, there were a lot of young girls who came to me and said, we take inspiration and courage from you. And I was almost treated like a divine counselor. Acha, ye problem, ye bataiye. So it was actually a very rewarding and enriching experience for me to interact with them, because I feel that if I'm able to bring peace and bring encouragement and bring a sense of motivation in even one person, I think my job is done. My writing is validated. Brilliant. So, your latest book, Kasturba. So, Gandhi ji के बारे में तो सारी दुनिया बात करती है. And when I first heard कि okay, the secret diary of Kasturba, जो कि रहस्यमय डायरी, I said number one, the first thought that came कि कस्तूरबा लिखते भी थे. And then the thought came out, okay, she exists. Yeah. Which was क्योंकि महात्मा गांधी के इतनी overpowering presence के सामने, कस्तूरबा was just like a shadow which was moving around with him. कस्तूरबा गांधी की किताब पढ़ते समय मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफरेंस समझ में आया, which was she actually differentiated Mahatma versus the Gandhi. So which was like, okay, that's the actual Gandhi that somebody lived with Gandhi, knew from the age that they were married, which was 13, 14, till his whole journey of being the Mahatma. तो कस्तूरबा गांधी के बारे में लिखने का आपने जैसे बताया कि सोचा कैसे, और इतने डायनामिक सब्जेक्ट्स चुनने के बाद something like a Kasturba Gandhi, which was a very subtle, seems to be very subtle personality, आपने कैसे उस टॉपिक को या उस कैरेक्टर को चूज़ किया? देखिए, सबसे पहला जवाब तो इसका ये है कि मैंने कैरेक्टर को चूज़ नहीं किया, न चाहते हुए भी कस्तूरबा ने मुझे चुना और मुझसे लिखवाया. एंड आई डोंट से दिस टू साउंड सेंसेशनल, बट इट इज़ ट्रू. क्योंकि एक फ्रेंड ने मुझे सुझाया, जब फादर टेररिस्ट निकली, व्हेन इट वाज पब्लिश, शी टोल्ड मी एट दैट टाइम that you're ready for it, why don't you write on Kasturba? And I just thought to myself, I said, इतनी फीकी, इतनी इंसिपिड सी कस्तूरबा की कहानी आर के डालमिया के बारे में लिखने के बाद कौन पढ़ेगा, और मेरे बस का लिखना नहीं है, because I'm not attracted to saints or to perfection. I'm attracted to oddities and to evil and to the demonic side of people. तो ऐसे कस्तूरबा तो भैया किसी और को दो, ये मुझसे नहीं होगा. तो मैंने रख लिया उसको अपने डेटा बैंक में कहीं उस वक्त.
और मर्चेंट्स ऑफ डेथ लिखने के बाद फिर यू नो आफ्टर यू राइट अ बुक एंड इट बिकम्स फेमस, तो एक नशा हो जाता है ना, तो देन यू कीप लुकिंग कि अच्छा नाउ आई हैव टू, व्हेन इट स्टार्ट्स फेडिंग इज़ व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स टू राइट. तो वो दौर गांधी जी का सडनली एक रिवाइव हुआ. You know, Gandhiji's artifacts were auctioned at tremendously crazy prices in England, and बड़े प्राइड के साथ लोगों ने ख़रीदे, और एक नया एक काइंड ऑफ यू नो अंडर करंट ऑफ गांधी एंड थिंग्स विमेन अराउंड गांधी, गांधीज लव्स, और ऐसे ऐसे करके कुछ किताबें निकली. फिर देयर वर सम लेटर्स विच वर डिस्कवर्ड इन लंदन ऑल्सो, which were written between Gandhi's elder daughter and Gandhi's eldest granddaughter and her father, and to Bapu she had written some letters which were quite scandalous and all that. तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि these are signs to me, I should start reading up about Kasturba, and I did want to write about a woman character around independence. A few characters which came to me were like Kamala Nehru, like Sarojini Naidu, like somebody even said write on Fatima Jinnah. But somehow I started reading up about Kasturba, and to my amazement I found that first of all there's very little known about Kasturba. कि गांधी जी की हर एक सांस जिस वक्त से वो पैदा हुए और जब तक उनकी डेथ हुई तब तक हर एक सांस उनकी रिकॉर्डेड है. मतलब करोड़ों पेज लिखे गए हैं गांधी जी के ऊपर, और कस्तूरबा गांधी के ऊपर एक छोटी सी किताब मुझे मिली. अरुण और सुनंदा गांधी, उनके जो ग्रैंडसन और डॉटर इन लॉ है, उनकी लिखी हुई. तो मैंने कहा कि नो दिस डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस हियर. और दूसरा मैंने ये देखा कि कस्तूरबा की जो हमारे दिमाग में एक जो इमेज है, highly distorted image of Kasturba, ki she was, like you also said, the shadow figure, that she had no role to play, she was just like blink and you miss. And the greatest disservice done to us was by Richard Attenborough, because even I grew up on that film of Gandhi where we glorified Gandhi and we kind of forgot about Kasturba ki, you know, एक वो है ना English का एक saying है ना, वो also ran in relays. So I just thought there's a tremendous sense of injustice happening here. And then what really triggered off the feeling of, yes, I have to write this woman's story and write in her voice, is I read a speech of Albert Einstein, and which he said about 70 years ago. He said that the generations to come will find it hard to believe that a man such as Gandhi walked the planet. And I said, no, something is missing here. But Gandhi never walked alone. There was a woman who walked beside him right from the moment she was married to him till the day she died with her head in his lap. She stood by him. She took all life's knocks. She took the knocks that he gave her. She had to, the world was dealt with the greatness of Gandhi, but she had to deal with the ordinariness of the extraordinary man. I said she was an extraordinary woman, and I have to seek her story. ब्रिलियंट बिकॉज आपकी बुक में ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि अगर कोई पहली बार पढ़ेगा गांधी लवर और समथिंग, तो वो बोलेगा कि नहीं ये आप कैसे लिख सकते हो कि दिस इज़ नहीं, वो तो महात्मा थे. क्योंकि पीपल परसीव गांधी एज अ ग्रेटर फिगर, एज अ वेरी एंड लार्जर देन लाइफ फिगर. But his journey of walking, his relationship with his wife, his relationship with his son, जो कि बहुत ही खूबी तरीके से आपने अपनी बुक्स में एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपने मेंशन किए हुए हैं. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ कस्तूरबा एज कस्तूर, जो कि 13-14 साल की थी, और कस्तूर से वो जब कस्तूरबा तक उनकी जर्नी विद गांधी, हाउ ईजी वॉज इट knowing the human psychology, and was it easy for her कि जहाँ पे उनके अपने बच्चे अपने फादर के अगेंस्ट थे और फादर सपोर्टिव नहीं थे, तो how was the whole experience of Kasturba? Was she still a devotee, or was she used to tell about it openly? See, there's not much factual evidence to corroborate what you're saying, or to be able to accept or deny. But what I did was, in my research, which was for me, my job was a little more challenging, because I had to create this four-dimensional figure, if you like. क्योंकि कस्तूरबा जैसे हम जानते हैं, it's only by reflection that we know about Kasturba. And the maximum that you get to know about Kasturba, ironically, is through Bapu's diary, his autobiography, or my experiments with truth. So
she's always there in the frame. He's mentioning her, he's talking about her, he's even confessing his own atrocities to her. Yeah. So I had to create this figure and look at her at him through her eyes. That was the challenge. Of course, the fact that I studied psychology and, funnily as a child I always thought कि psychology ज़रूर पढ़नी चाहिए, because इससे पता लग जाता है कि दूसरे के दिमाग में चल क्या रहा है. You can get into the mind and you can know what's happening in the other person's mind, which is so totally untrue, because I think I was an utter failure with judging people. I've made the stupidest mistakes in my life. But anyhow, coming back to that, so I wanted to create a picture of this woman who was there present in every frame of Gandhi's life, who's looking at Mohandas the man and not Gandhi the Mahatma. Yeah. So her struggle is an extremely painful story, according to me, that the world is glorifying this man and she has to deal with his meanness and his nastiness and his cruelty towards her children, because I feel that there is no greater torment or anguish for a woman than to deal with cruelty towards her children. मतलब अपने पे आप झेल सकती हैं जितना भी आप झेलें या जितना भी आपके ऊपर पड़े, लेकिन बच्चों के ऊपर क्रूल्टी, और वो भी उनके बाप की तरफ से, आई मीन देयर इज़ नो ग्रेटर एगनी और सिन देन दैट, आई थिंक. तो उसको डील करना, ऊपर से शी वाज बोर्न इन अ कन्वेंशनल गुजराती होम. द थिंग्स विच आई डिस्कवर टू माई एस्टोनिशमेंट, कि मुझे नहीं मालूम था कि कस्तूरबा वॉज अ ईयर ओल्डर देन गांधी जी. कस्तूरबा came from a wealthy textile merchant of Gujarat. Gandhiji's family was not as affluent as hers, and वो बहुत pampered, 3-4 बहन भाइयों के बीच में चौथी बहन 5वीं बच्ची थी वो. तो उस घर में से फिर गांधी जी के घर में आकर इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करना, and with less means, with a less affluent family, first of all that was a transition. Then to be able to take him, because he was a very controlling, very short-tempered, angry, suspicious kind of man. So wo adjust karna, that was the second phase of it. Then she had her children. Most of the time when her children, one child was born and the second of course was in Africa, she lived without him, with her in-laws and her sister-in-law and her brothers. So that struggle of living without her, or with her husband in absentia, bringing up her children without their father. And then the atrocities that he heaped upon her. कि हर वक्त एक feeling of suspicion, because I think she was very passionate, very sexually charged kind of woman, and he always suspected that because he was so underconfident about himself. So he did talk about it to that Mehtab, which is his childhood friend, who tells him that the only way to test if your wife has not been faithful to you is to go to a prostitute, and he takes him there. And of course, which he confesses to Kasturba later, which I've written about in my book, that he falls at her feet and he gets cold feet when he goes there and he runs out. I almost sinned. So all that she has to suffer, and she's a devoted wife. So she is brought up, in those days my mother was the same, where they could never have thought of कि मर के इस घर से लाश निकलेगी, जिंदा तो कभी इस घर से जाएंगे नहीं. तो despite the fact that there were times when she's torn between Harilal, that's the eldest son, and her husband, she has never allowed her children to prevail upon her to either leave him and go with them, or allowed them to badmouth their father. She has always protected his image. She's cried within herself that maybe Harilal would have been better off if he was not your son, because she felt that this was discrimination in reverse. So in this zeal to show Gandhiji that he wanted to show that the whole world is my family and everybody's child is my child, so he left out his own children to give them that my child feeling. And I have to admit that Gandhiji की कहानी लिखते हुए और कस्तूरबा की कहानी लिखते हुए कई बार हरीलाल में मैंने अपने आप को पाया और बा में मैंने अपनी माँ को पाया. And it was a very painful struggle for me. There are times when I wept when I wrote that story. So is it like कि जब somebody like Mahatma Gandhi or somebody who's larger than life, they have a bigger vision, so is it only about a male trait,
विच इज़ लाइक कि कोई अगर ग्रेटनेस अचीव करना चाह रहा है तो फिर देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ निगलेक्ट विथ योर ओन my family, my child, my kid, because it's is it about like क्या ये एक मेल ट्रेट है? क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी कि फीमेल्स कैन नॉट बी दैट इनसेंसिटिव. I think so. I think that's true. I also feel that statistics are heavily tilted in the favor of all iconic men. They've all, the ones who have achieved greatness have had bad family lives. They've had miserable wives. Buddha se shuru kar lijiye aap. All, pretty much all have had bad family lives. But that statistic still does not justify it. Yeah. So either you choose to stay single, don't get married and don't have a family, and then you're free to do what you want to. बट ये आप अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं और आपकी एक वाइफ है तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी इज़ टुवर्ड्स योर फैमिली. यू कांट से द होल वर्ल्ड इज़ माय फैमिली एंड देयरफॉर आई हैव द लाइसेंस टू neglect my own wife and children. No, yeah. I don't forgive that. So मनीलाल के बारे में भी आपने इंसिडेंट एक बुक में मेंशन किया है कि मनीलाल की कोई कंप्लेन आती है अबाउट सम इन अ लेक और समथिंग लाइक दैट, एंड गांधी जी, वुड यू लाइक टू शेयर इट विद अस? Yes, this is one of the most tormenting incidents in this book. मैं आपको जल्दी से उसका एक किस्सा बताती हूँ. This is about South Africa. मनीलाल इज़ 20 years old. मनीलाल गांधी जी के सेकंड बेटे थे. तो वहाँ साउथ अफ्रीका में जो कम्यून था, देयर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, लाइक अ टाइम टेबल फॉर द होल डे. सबको अपना अपना काम अपने आप करना पड़ता था. इट वाज अ वेरी ऑस्टियर काइंड ऑफ लाइफ. खाना भी नपा तुला, चीनी बहुत कम मिलती थी खाने के लिए. और एक इंसिडेंट है जहाँ मनीलाल बहुत छोटा था तो बा ने, वो खाना नहीं खा रहा था तो उसके खाने में चीनी डाल दी कि खा लेगा, और बहुत खुशी से उसने खाना खाया. तो 2-3 दिन वो एक्स्ट्रा चीनी जो राशन में उनको मिलती थी उसको देती गई वो. तो गांधी जी को पता लगा, शिकायत की किसी ने कि मिसेस गांधी इज़ फीडिंग हर सन मोर शुगर. तो वो पूरी सभा में आफ्टर द डिनर टाइम वो एक काइंड ऑफ असेंबली होती थी जिसमें प्रेयर्स भी होते थे एंड काइंड ऑफ समरी फॉर द होल डे जो सबका. तो बा को वहीं टिक ऑफ किया उन्होंने कि आई हैव हर्ड दैट my own family is being fed extra sugar from the rationed quantities. Or so these were the things which just showed that Gandhiji was extremely cruel. And people don't use the word cruel, but I call it cruelty. कि जिन लोगों को के ऊपर ये पड़ा उनके लिए तो ये क्रूअल्टी थी. और वो भी रोते रोते अंदर चली गई. और that boy was very hurt when he was sort of singled out कि इसको एक्स्ट्रा शुगर मिली खाने के लिए एंड वो सब. Anyway, so coming back to this incident, so Manilal is 20 years old, and as 20 years old wants to be एक one of the other inmates की एक बच्ची थी who was 16, ललिता, और उससे उनका ये इश्क हो गया. तो वो वहाँ पे सुबह के टाइम में इनको रिक्रिएशन टाइम में एक वो छोटी सी नदी बहती थी कॉम्यून के अंदर. तो वहाँ पे उनको अलाउड था कि वहाँ जाओ, एक्सरसाइज करो या स्विमिंग करो या whatever it was their recreation time, and they could all go there. तो ये बच्चे स्विम करते होंगे and these two the two little boyfriend girlfriend must be doing their own sweet little things which 20 and 18-year-olds won't. तो खैर एक तो ये चलता रहा. लोगों ने सब ने नोटिस किया, किसी ने कुछ कहा नहीं, and everything was as good as normal. लेकिन एक दिन as luck would have it, मनीलाल was inside that river and they were swimming, और उस लड़की के बाल पे उसने यूँ करके हाथ रखे तो she turned around and it wasn't Lalita, it was another girl, चंदा. तो वो एकदम से वो गुस्से में एकदम तमतमा गई और उठ के गई और उसने जाके और बापू को शिकायत कर दी. अब मनीलाल के तो होश उड़ गए कि अब तो आज तो बस खैर नहीं. सोचा कि धरती फटे तो कहाँ हम घुस जाएं अंदर. एनीवे, तो मनीलाल वाज समन्ड एट नाइट एज यूजुअल और गए डरते डरते कांपते कांपते क्या होगा अब पता नहीं. नीचे गद्दे पे गांधी जी बैठे थे, दोनों तरफ मसनद, एक तरफ ललिता एक तरफ चंदा, दोनों रो रही थी. तो आए, घुसे, वहीं ठिठक गए अंदर. फिर 1-2 कदम घुसे तो बापू मुंह चेहरा कुमलाया हुआ, बहुत गुस्से में उन्होंने कहा कि आओ बताओ मुझे, सो यू टेल मी हाउ डिड दिस हैपन. मनीलाल गिर गए रोते रोते पैरों में कि माफ़ कीजिए मुझे, एंड आई एम रियली सॉरी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये तो जैसे गांधी जी की आदत थी कि कोई भी चीज़ बिगड़ जाए तो
तो व्रत पे चले जाते थे वो, तो जैसे हमारी माँ की भी आदत थी कि हमसे नाराज़ हो जाती थी तो व्रत पे चली जाती थी, तो शी यूज्ड टू पनिश अस बाय नॉट ईटिंग एंड सो एवरीबॉडी सेड नहीं खा लो, बिकॉज यू नो एंड माय यंगर ब्रदर हु वाज द ग्रेटेस्ट वन एंड माय सिस्टर हु सिट्स हियर, एवरीबॉडी वुड गेट ऑन टू मी कि तुम तो कह के चली गई और 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, तो आई वाज मेड टू फील लाइक द क्रिमिनल एनी हाउ. So these food games, these people of those times used to play. तो खैर गांधी जी ने कहा कि हम ही से कुछ भूल हुई है and I'm going to go on a fast for penance. तो ये तीनों बच्चे रो रहे थे, ललिता कह रही नो it's my fault, और चंदा कह रही it's my fault, और मनीलाल रो रहे हैं कि नो बापू why will you go on penance and I will go on penance. तो गांधी जी ने कहा कि नो but then you need to tell me what is it that made you sin, कि इस पाप का आप बताइए अब कि इसमें हुआ कैसे है. तो उस बच्चे ने कहा, और मेरा दिल पिघल गया जब मैंने ये पढ़ा कि he said बापू I fell in love with her hair. उस बच्ची के बड़े लंबे से बड़े खूबसूरत से बाल थे. तो गांधी जी ने कहा कि सो दिस हैज़ टू बी निप्ड इन द बड, और एक कैंची मंगवाई और दोनों बच्चियों के अपने हाथ से उन्होंने वहाँ पे बाल काट दिए. उसी वक्त कस्तूरबा आई कमरे में और देखा दोनों बच्चे रो रहे, ये मनीलाल रोते रोते बस पागल हो रहे हैं, बाल चारों तरफ बिखरे हुए. उठाया दोनों बच्चों को और बाहर ले गई कमरे में से और घूम के कहते हैं कि हैव यू फॉरगॉटन व्हाट यू वर एट 20, यू कुड ओनली थिंक ऑफ सेक्स. तो कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई. मनीलाल को गांधी जी ने 12 साल के ब्रह्मचर्य के प्लेज करवाया. फॉर 12 years यू विल हैव टू टेक द प्लेज ऑफ ब्रह्मचर्य, और फिर उनको आश्रम से निकाल दिया गया. ये कहानी ऑलमोस्ट जैसे scarred me when I wrote about it and when I read about it, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा क्रूअल कोई एक्ट हो नहीं सकता था. अब क्या पता, आई एम श्योर गांधी जी didn't want to be cruel, but that was his way of punishing. But I think that punishment cannot get more cruel, because for me I can imagine, because मेरे बाल एक दिन ठीक ना हो और आज वैसे ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओहो आज तो बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहे, एकदम पर्सनैलिटी ख़राब हो गई, कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि फोटो में ठीक करो बाल. आज भी दलितों में, पिछड़ों में, जहाँ एक औरत को बिल्कुल ही बेइज्जत करने के लिए गंजा कर दिया जाता है, गधे पे पहराया जाता है, पूरे गाँव में आज भी प्रचलित है. द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट टू वुमन, विडोज are shaven off their hair. There cannot be a greater punishment. And what was the punishment of those 2 girls? What was their crime? So ऐसी स्टोरीज. एक और आप स्टोरी बताते हैं जो हरीलाल एक स्टेशन पे मिलते हैं उनको, एंड वो बोलते हैं कि अब सब लोग गांधी जी की जय करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, कस्तूरबा की माँ कस्तूरबा की जय. तो एक ही आवाज़ आती है उस स्टेशन पे, और जब वो देखते हैं तो उनका खुद का बेटा होता है जो एक संतरा लेके आता है अपने माँ के लिए. और लेकिन आपकी जैसे जैसे ये बुक आगे जाती है उसमें मैंने देखा है कि कस्तूरबा की रियलाइजेशंस भी चेंज होती जा रही है. और जब वो सॉल्ट का जो गुजरात सॉल्ट मार्च के लिए, दांडी मार्च के लिए जब वो अचीव कर लेते हैं गांधी जी, एंड व्हेन एवरीबडी इज़ एक्चुअली लुकिंग एट द ग्रेटर पिक्चर, और जो आपने वहाँ पे एक्सप्रेस किया है कस्तूरबा को, दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टांसेस ऑफ योर बुक, कि छोटी छोटी चीज़ों के ग्रजेस को सब छोड़ के, एंड कस्तूरबा इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग द ग्रेटनेस दैट गांधी जी हैज़ अचीव्ड. देखिए वो I think that is one point in the story where Kasturba forgets that she is a pained mother, or she's the wife. She becomes one of the greatest admirers, and she starts, I think, to me, I think that's the first time she has actually accepted the greatness of her husband. क्योंकि वहाँ तक तो हर कदम पे एक conflict है. Harilal has gone to seed, he's gone into prostitution and women and wine, और वो आश्रम छोड़ दिया और कोई जॉब नहीं होल्ड कर पाए. गांधी जी के साथ में भी इनका एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, टू कंट्रोलिंग टू एवरीथिंग. लेकिन जिस वक्त वो गांधी दांडी मार्च के लिए एक आवाज़ पे पूरा हिंदुस्तान बाहर निकल के आ गया और उनको फॉलो किया और लॉ ब्रेक किया, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बिलीव इन वन वॉइस, एंड वो एक आवाज़ पे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गैल्वनाइज कर दिया. मतलब उस वक्त कस्तूरबा के दिमाग में शायद पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ कि आई एम मैरिड टू अ वेरी आइकॉनिक ग्रेट मैन.
एंड आई हाईली रेकमेंड कि सब लोग प्लीज़ ये बुक रीड करिए बिकॉज जब मैं नीलिमा जी के बारे में पता करने चाह रही थी एंड आई वाज रिसर्चिंग अबाउट हर स्टोरी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैव डन रिसेंटली. और इसीलिए वी जस्ट हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट एंड I would like to play a game with you now, which is like a rapid fire round. Wow. So हमने सोचा कि कुछ ना कुछ. मैं कहीं अटकूं तो वो बोल देगी मेरे लिए. हाँ जी. चलो, we have a lifeline. You're carrying your lifeline with you. So quickly जवाब देना है आपने और फटाफट जो दिमाग में आए and we have no time for you to think. ठीक है? So 2 pros and cons of being R.K. Dalmia's daughter. पहले बताइए 2 फायदे. Candor, looks. एंड 2 नुकसान नहीं कहूँगी पर ऐसी चीज़ें जो वर्क नहीं करी. 1 of 18. Girl child. Okay, so what is your favorite childhood memory? My favorite childhood memory which I really show off about is कि मैं first floor से गिर गई और बच गई, मरी नहीं. Cool. So अगर जैसे हमने बात की, अगर आपकी लाइफ पे कोई बुक लिखेगा तो what will the title be? The one who broke all the rules. That's nice. Or what is your upcoming title of the book, or what is the next target or the next character that you are going to scandalize? Radha. Wow, that would be really interesting to see. So 5 words that would define Nilima Dalmia. Rebellious. Mm-hmm. Ooh. Your sister can help. Please. Uh-huh. Beautiful, Yeah. graceful, Mm-hmm. best dressed in Delhi. Ooh. Oh, that's a prejudiced voice. Somebody else take the last, please. Monica, Priyanka, you. Yes. So I love the one that you said about fearless. I love that trait very much. Can I just interrupt? So fearless, when my father was at the peak of his worst turmoil with the government, when, you know, inka case tha, when he had a crazy battle with Nehru and it had come to the Supreme Court where everybody said that now there's no escape, R.K. Dalmia has to go to jail. And so that was the time उन्होंने एक छोटी सी booklet छापी थी which was called Fearless. And my father was a great believer in Ma Bhavani and Jagdamba, and he was a great spiritualist at one level. So fearlessness was fearlessness, which was, you know, sprinkled with lots of incidents from mythology and legendary. And तो उन्होंने वो किताब पार्लियामेंट, हर एक पार्लियामेंट मेंबर को 572 थे शायद इस वक्त, हर एक उन्होंने वो भेजी, because the whole country was against him, because Nehru was against him, and the judiciary was, of course, nobody would have gone against the government. और वो किताब उन्होंने, I don't know if she has it or not, but they gave it to all of us. Mm-hmm. And that book is still my bedside Bible. When is it getting published? That book was published, I mean. And you tell, 1 minute, let me finish, you tell that. And no, so he gave that book to me. And that is a trait, I think I had it in my blood before I needed to read about it. So my mother used to say one thing always, that say right and fear none. And do not write and fear none, which means that if there's nothing in writing, you don't need to fear. So I turned it on his head, because I did write and fear none, and I never spoke right and I feared none. So I diluted it with my father's spirit. But you know, there's one thing I think that I inherited from my father. In terms of tangible, earthly things, I don't give them any credence. If you weigh it against what I inherited from him, is his fearlessness. Wow. When is the book getting published? The Fearlessness. Radha Fearless. It's part of every book of mine. But let her tell you the story about my father going to a judge's chamber. I just want to say that my father, there was a judge, I mean all the judges were prejudiced. Jawaharlal Nehru was against my father. So all the judiciary and all was in his side. When one of the judges gave a judgment against him,
he walked into his chamber and he said, "Bahar dekh lunga." So that was like a huge, Contempt, thing. yeah. Yeah, it was a contempt, and it was headlines in every paper that Dalmia threatens judge. So that was the kind of fearlessness he had. I never threatened any judge. Your personality is good enough for that. But I threatened all my school teachers. Yeah. Okay, if your dad reviewed your book, what would he write? Oh, my father would be delighted. I know he would be delighted. Yes. Father dearest? Father dearest. Okay. It's a conflictual question, which is like, what is that one fear that you have that it's a secret? Death. Death. Okay. And what would you like to change from your past? Oh, lots of things. But the one thing I would like to change is that I would have liked to go abroad to study, which I was never sent. Okay. And what is the best compliment that you have ever received for your writings? Ooh. I don't know about compliment. Can you repeat that? Everybody didn't hear. She doesn't know how to choose because she's got so many. No, but I'll tell you something very funny is that I used to write a blog. I stopped writing it when I was Okay. finishing Kasturba. I used to write a small little blog on my Facebook page. So everywhere, you know how Delhi is, it is party crazy. So हर रोज जिस दिन हम एक शाम को party में जाते थे, so we changed all the names and I used to write about that party next morning in the blog. So suddenly it became so like इतने लोग उसको पढ़ने लगे because एक छोटी सी Delhi is like a village. There are 200-300 families that meet every day and everywhere. They're everywhere. So वो जहाँ मैं कहीं जाने लगी तो वो अच्छा कल किसके बारे में लिखेगी, कल किसके बारे में लिखेगी, अच्छा लिखना हमारे बारे में अच्छा लिखना. And others अरे इसके सामने मत बोलो, लिख देगी कल वो Facebook में कल लिख देगी. So I used to take that as a tremendous compliment and I never realized that it had almost become like a cult following. Wow. And every time I was bored and I would say, okay, now pens down, I'm not going to come back on this page again. And then there were so many protests, no, you can't do this to us, please don't stop writing. So वो भी एक दौर था जो गुजर गया. At least it's better with rather than being an agony aunt. Aunt is a four-letter word. Truly. Really, my favorite topic on writing Yeah. is butchering Rahul Gandhi. She can't stand him. Okay, so So the what- background, एक Yeah. minute, Priyanka, I have to interrupt you. So the prodigal of the family is my sister Archana. Okay. Because the whole family is opposed to the Nehru-Gandhi Khandan. And this traitor went and joined the Congress party. She still continues to be very close to Sonia Gandhi. She's held the position of the grievance cell head of the Congress party. She's a proud member of the Congress. She adores Sonia Gandhi. And her and my single conflict of my life, we don't disagree on too many things except maybe fashion choices. But the only conflict we have is Sonia Gandhi's love for her. And I always say she's a family traitor. So you are rebellious too. Big time. Thank you so much. And I think our time is almost up. And it has been such a pleasure to talk to you. And I would like to, I'm not somebody who reads shairis and all, but I would definitely would love to read one for you. So, ये तो अभी शुरुआत है. ये तो अभी शुरुआत है. अभी तो ख्वाबों को जकड़ा है. ख्यालों से मेरी पहचान है. अभी तो हमने कलम को पकड़ा है. I wish all the very best for Nilima, for all your future books and ventures, and I enjoyed all your books thoroughly. And thank you so much for coming to Nagpur and engaging all the audience. I could see everybody intact with all the conversations that we had. And thank you so much for coming. Thank you. Thank you, everybody. Yeah. We are open for questions. If anybody of you have a question, yes. Yeah. From what I've understood, your father was a judge. I mean, I guess your father not so much in the writing. Sorry about that. But I mean, No, my identity. right.
So at one point, I understand that your father was a very politically dynamic personality and an industrial personality, and on the other hand, you were not very nice husband, father with various relationships. Having said that, do you think that Indian history has been unkind to your father? Oh yes. Primarily because two of the things, my father was a great funder of the Congress. He was close to Gandhiji. He was extremely close to Jinnah. And the differences between my father and Nehru, I think, were rooted in the fact that my father wanted Jinnah to be Prime Minister and not Jawaharlal Nehru. So the differences came from there. My father could have prevailed upon Jinnah to soften his stand. I even go to the extent of saying that had my father been given a chance to mediate, maybe the partition could have been avoided. It's a huge thing that I say, and everybody says grandiose ideas of a daughter and all of that. But I do know that he had Jinnah's ear. As all of you just heard, that Jinnah sold his last property in Delhi to my father, and which my father turned into the anti-cow slaughter office movement, an irony which even Lapierre and have written in Freedom at Midnight. And he was an extremely powerful person. His contribution to the Congress party, his closeness to Nehru and to Jinnah, his closeness to Gandhiji and to all the freedom fighters has largely been ignored. And in fact, when I wrote my book, some people from that generation, those peers of my father, really lauded me for having brought him back to life. So yes, even though I had my own conflict with him, and even though he was not the best father that any person could have asked for, I have still got a lot from him and a lot to be thankful for, and I still blame history for not having given him the place he deserved. Any more questions? Ma'am, I read Osho quite often, and he says that creativity doesn't happen by you, it happens through you. Nice. So as a creative writer, do you agree with this, and have you experienced it? Totally, I'm a big Osho fan. I like his, the core thought, the concept of his preachings. I like it because they're very doable. And yes, I know that I cannot claim to have created. Creation has happened through me. And more as a mother, it comes very close to what he says. Yeah. Any more questions? Yeah. मैम, हम लोग भारत देश में रहते हैं जहाँ पद्मावती बन रही होती है और बनने के पहले सेट्स पे इतने सारे बवाल हो जाते हैं, करणी सेना पहुँच जाती है केस दर्ज करने के लिए। हम आर्टिकल 15 टाइप की मूवीज़ बनने वाली होती है और रिलीज़ के पहले हम पहुँच जाते हैं कोर्ट में ये कहते हुए कि ये विवाद करेंगे। आप जब भी कहती हैं बड़ी डेयरिंग के साथ वो सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें, वो लाइंस और वो बात इतने दावे के साथ कहती हैं, क्या आपने भी ये सब फेस किया है? क्या आपके अगेंस्ट कभी इस तरीके की कोई चीज़ें हुई हैं या कभी धमकी मिली आपको? अरे तुमने तो गौरव, अगर ऐसा हुआ होता तो 2 लाख किताबें बिकती, क्या पब्लिशर का नाम होता, कितना मुझे पैसा मिलता। अनफॉर्चुनेटली मैंने अर्चना से मैंने कहा कि किसी दोस्त ने कहा, वो बीजेपी के एमपी हैं, कि तुम कांग्रेस ऑफिस के बाहर 10-20 किताबें जलवा दो नीलिमा की और प्रोटेस्ट कर दो कि गांधी जी के खिलाफ इसने इतना कुछ लिखा है। अब वो मेरी किस्मत में नहीं था, गवर्नमेंट बदल गई, गांधी जी वो होली काऊ नहीं थे इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, मेरी किताब में जो मैंने लिखा है, एंड आई थिंक समवेयर देयर इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन ऑल्सो गौरव, कि एवरीथिंग इज़ कोरॉबरेटेड हिस्टोरिकली। देखिए, आप मुझे फॉल्ट कर सकते हैं कि 1947 में इस वक्त जो आपने ये लिखा है वो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1947 में हुआ और बा उसको देख के ये सोच रही थी, तो आप मुझे नहीं फॉल्ट कर सकते, क्योंकि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। यू कैन फॉल्ट मी ऑन फैक्ट, यू कैन नॉट फॉल्ट मी ऑन इंटरप्रिटेशन। सो आई हैव टेकन ग्रेट रेफ्यूज इन दैट, कि ये मैंने, और मैं ये लिखती हूँ कि ये मेरी कल्पना की कस्तूरबा है, बेस्ड ऑन facts that I have gathered by reflected knowledge from what Gandhiji has written or other people have written about her. तो एक तो वो, दूसरा ये कि ये गांधी जी को उस पेडेस्टल पे अब लोगों ने रखा ही नहीं है।
वीर सावरकर के बारे में शायद अगर मैं लिखूं या यशोदा बहन के बारे में अगर लिखूं तो क्या पता गला ही कट जाए मेरा यहाँ। सो वही है कि दौर एक निकल गया, मैंने कोई फेस नहीं किया। हाँ, पटना में बड़ी मिलिटेंट सी एक वो थी कि ये वो चंपारण का वो सेंटिनरी सेलिब्रेशन था जब हम वहाँ गए कलम के उसके लिए, और बड़े सीनियर गांधीयंस वहाँ पे बैठे हुए थे और उनको बड़ी तकलीफ़ हुई कि आपने इतना उघाड़े तरीके से कस्तूरबा और गांधी जी की सेक्स लाइफ के बारे में लिखा है और ये सब। तो उसका जवाब मेरे पास एक यही था कि एज अ मैन यू आर अनेबल टू कम टू टर्म्स विद द सेक्सुअलिटी ऑफ अ वुमन, एंड क्योंकि आप अपनी सेक्सुअलिटी को खुद फेस नहीं कर सकते हैं और उसको इतना रिप्रेस करते हैं, इसीलिए इतना क्राइम अगेंस्ट विमेन है इंडियन सोसाइटी में, या क्राइम अगेंस्ट विमेन या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो सबसे पहले एक सोसाइटी को मैच्योर होने के लिए यू हैव टू बी ईजी एंड कंफर्टेबल विथ योर ओन सेक्सुअलिटी। तो अगर मैंने कस्तूरबा की कहानी फ्रॉम हर बर्थ टू हर डेथ और गांधी जी के शयन कक्ष में जाके लिखी है, तो वो उसकी पत्नी है उनकी, तो मेरा तो हक है गांधी जी के शयन कक्ष में बैठने का। तो काइंड ऑफ वो एक तरह से ठंडे हो गए, लेकिन बड़े मिलिटेंट वहाँ मुझे मिले। उसके अलावा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। एक थी दिल्ली में, एक हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी कहा कि आपने कैसे लिख दिया ये बाग के बारे में, और कस्तूरबा गांधी की यूनिवर्सिटी है और ये, और लोगों ने कस्तूरबा को कमेमोरेट किया है। मैंने कहा बस एक यूनिवर्सिटी एक कस्तूरबा के ऊपर लिख दी और एक बना दी, और एक रोड है कस्तूरबा गांधी के ऊपर, क्यों ना करेंसी नोट के ऊपर कस्तूरबा गांधी की फ़ोटोग्राफ होती। थैंक यू गौरव। What about your Mummy Dearest? Because I feel that a lot of your women-oriented stories could be from the anguish or the pain that you have seen your mother, and you both growing in those situations, you know. So this Kasturba angle also that you are saying you are interpreting. Yeah. So that also probably comes from an emotional core where you are relating to her. Subjective this thing. So is it something like that? Are we to see? I mean, I would like to know more about your insight into your mother. देखिए, you have taken out the words of my mother from what you just said. क्योंकि जब मैंने Father Dearest लिखी, और मैं I used to get a lot of information from my mother, so writing about him, because जो मेरी लाइफ मेरे फादर की मेरे पैदा होने के पहले थी, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था. So she gave me a lot of insight about that. And while I used to take notes from her, so one day she just told me, she said, I'm not going to tell you anything more because you are a very selfish girl and you are writing on your father and you should be writing a book on me. So I said, but 1/3 of the book is on you. So the first part of the book was my mother and my father and then me. So she said, nahi, meri kitab, I am as illustrious as your father and I deserve a separate book from your father and you should write a book about me. तो खैर उन्होंने, you will not believe it Priyanka, when giving me notes, that was it, she said, जाओ अब मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताऊंगी इसके बारे में. So her own childhood, one part is hugely missing in my book because she refused to give it to me. She said, you want to write a separate book about me? I will give that to you. Khair, that is one part of the story. The second part of the story is that when I started writing Kasturba, and I have a habit of reading out every chapter that I write, I read it to her and I read it to my children. And I'll read it to my children particularly to be their voice, the voice of the youth. Because they are going to be, they are our legacy, they are going to carry the world forward. And if I am able to grab their attention, then I think my writing is validated. So khair, maine kitab unme se, I was reading out a few excerpts to them, and my son made a very poignant observation, and he said, you know, you could well have titled this book Mother Dearest. So the life of Kasturba is almost a mirror of the life of my mother. Or is it also a little bit of sensationalism that, you know, your father's story will sell more better? I'm just asking, I mean, I think I'm being very Of course, I would like to make my book sell. So every book of mine has sensationalism, but I haven't created it. It happened. But your mother's story becomes so subdued, no, in that case? My mother had a very colorful life. My mother, you read about it. Okay. My mother had a personal correspondence with Nehru. I've written about it in the book. She had an extremely, she was an extremely iconic lady. I had already written the book in which she features primarily with my father. So it didn't make sense writing another book. But as far as sensationalism goes, all three of my books are smattered with sensationalism. Enjoy. Thank you. एक मिनट मैडम, ये आप पॉलिटिक्स से बहुत करीब से जुड़े हैं. आपने 1947 से अब तक के भारत की राजनीति को देखा है और भारत की जो वर्तमान परिस्थिति आज है और आने वाला भविष्य भारत को आप
आप किस नज़रिए से देखते हैं और आने वाला नेतृत्व किस प्रकार से होना चाहिए, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल हूँ। मेरी रुचि ना कांग्रेस पार्टी के लिए है और ना मेरा रुझान मोदी जी की पार्टी के लिए है। आई एम जस्ट एन इंडियन सिटीज़न। और जो एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप या गवर्नेंस आप कहिए इंडिया का, राइट फ्रॉम 47 टिल नाउ, वेल सर्टनली I must say this again, that I am not a Modi Bhakt and I am not a RSS or a BJP supporter. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि I have always wanted a very strong leadership that is able to make the right choices. और उस strong leader को emerge होने में अगर कई casualties होती हैं, उसमें चाहे वो वुमन लीडर हो चाहे वो मैन लीडर हो, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँगी कि नहीं वुमेन लीडर होना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो भी लीडर हो उसकी वर्ल्ड में उसका डंका हो और ऐसे चॉइसेस हों दैट हम उस लीडर को रिस्पेक्ट कर सकें। कि आई शुड फील प्राउड दैट इन अ UN assembly or anywhere in the world, if my prime minister goes and sits there as an Indian, I should feel thrilled in my heart कि ये हमारा representative है, ऐसा लीडर होना चाहिए। One last question. Just a quick question about what is your viewpoint based on your research from pre-independence till today. How do you feel about women empowerment in India right now? Well, women's empowerment has moved many miles and many eons till today. Of course, there's a lot of work that we still need to do, and I'm not the right person to judge this because I sit in a metropolitan city, which is the capital, in which women are highly empowered. You know, we only mingle with a section of highly empowered women, corporates and journalists and politicians and industrialists and media people. But women's empowerment should be one of the prime goals of any governance now. Okay, this is the last question, please. Like I heard that you've had a very controversial life, like looking at the fact that how you were so many mothers and children. So were you born with this, carefree attitude, or over a period of time you became carefree about it? I think I was born with it. Oh, so to tell you a little bit quickly before we end, so that you can all take a laugh home, is that I was inside my mother's womb for 11 months. I refused to come out. I was born on a separate floor in my home, which is a big home of 40 rooms, and I was born on the first floor. All of them were born on the ground floor. I was a big baby, and when I was born, my mother was most disappointed कि ओहो फिर से लड़की पैदा हो गई, and she said looks just like her father. What did she say? Hairless and cruel. She looks just like her father, hairless and cruel. I think I pride myself on my hairless skin. I don't wax, so. So I think I was born with it. Thank you so much. Thank you for this good round of question and answers. अब मैं रेडिसन ब्लू के GM श्री मनोज बाली से आग्रह करूंगी कि वो आए कुछ शब्द कहें और नीलिमा जी को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें। सर। Miss Nilima Dalmia Adhar, such a pleasure to have you amidst us this evening. Not that I knew much about you prior to your arrival here, to be very honest about it, and I did make an effort to read a bit about you and to understand you more, because I was going to meet you and look you up for the first time. And I did make an effort, and I did read about what you had written and the subjects that you have taken, and I'd also been there for the past 10 minutes listening to the questions that had been put across to you, and with the kind of conviction that you have answered them, coming from the illustrious family that you are from, and the subjects that you have chosen. A psychologist by background, and also an ardent, very passionate observer of people,
definitely runs a chill through me myself as I stand before you. It's a tough one at that, and there are many layered, many folds, a very very deep personality in you that I can sense and I can feel within this room, being so very close to you. It's an honor to have you with us, in fact, and it's a great evening for us. We are equally honored to be associated with the Prabha Khaitan Foundation in this endeavor under the banner Kalam, Hamari Bhasha, Hamare Log. And we know that in our industry, English has always been an official language for us. But ever since that we got connected with the foundation and the efforts that the foundation is making towards promoting the Hindi language, I can feel myself being drawn towards the language and our roots itself, which we seem to have lost. And I understand that your last book on Kasturba, you had done it in Hindi as well lately. I do not know about it is translated in Hindi. I do not know the earlier ones, but yes, that's where it bridges with the effort that the foundation is making towards promoting the Hindi language. So I with every effort that is being made, this is the second one. The first one was 3 months back when lyricist Manoj Muntashir was here, an equally great personality and what he had done. I had a similar feeling, and with every move, every 3 months, I'm feeling that will grow stronger. It was little less the last time. It is much more stronger personality right here, and I'm sure it will keep on growing with the efforts that you're making. No. No, in your own rights and what you are doing, in your subject, in your field, your field. No, fair enough. No, but I would have the same thing to say to him as far as his field is concerned. Both are equally strong in your respective areas for that matter. And good to know you, ma'am, and pleasure to have you with us. What more? I think it's wonderful to have you with us. Yeah. Sorry for that. So, आप सबको आनंद आया होगा दो अपने टाइम की प्रख्यात महिलाओं से मिलकर, कस्तूरबा और नीलिमा जी। आपने इन दोनों कैरेक्टर्स, दोनों पर्सनालिटीज़ को इक्वली एंजॉय किया होगा। नीलिमा जी, आपने कस्तूरबा को इस रूम में पूरा जीवंत कर दिया। उस बा की उस कस्तूर को टटोला है जिसे हम आज के बाद सब पढ़ने वाले हैं। और मे बी आई एम टेकिंग अ लिटिल टाइम, बट आई हैव टू से कि इन बातों से मुझे सिर्फ ये समझ में आया है कि कस्तूरबा ही नॉन वायलेंस, अहिंसा की सबसे बड़ी मूर्त थी। और उन्होंने गांधी जी के कैरेक्टर को कोई आँच नहीं लगने दी, जिसकी वजह से सारा भारत उनके पीछे चल पड़ा। तो स्वतंत्रता में कस्तूरबा का भी उतना ही हाथ है जितना गांधी जी के था। और थैंक यू नीलिमा जी टू पुट हर बैक टू द पेडेस्टल दैट शी डिज़र्व्ड। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स राडिसन ब्लू, मीडिया पार्टनर्स लोकमत, और हमारे आउट स्टेशन गेस्ट और सभी श्रोताओं को जिन्होंने बहुत ही मन से हमें सुना और इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास प्रेषित करे। तो अब आप सब बुक साइनिंग के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
Thank you, Nagpur. Thank you, Ehsaas Women of Nagpur. And thank you, Prabha Khaitan Foundation. I've had the most scintillating session of Ehsaas Kalam today. And I can only thank these Pataka girls of Kalam Nagpur for having pulled it off like they did. फिर बुलाना मुझे, मैं फिर आऊँगी. शुक्रिया.